दोस्तों हिंदी में एक कहावत है, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान। लगता है डोनाल्ड ट्रंप के सैनिकों की अभ्यास की कमी रही है। उन्होंने दुश्मन को कमजोर समझ लिया। उनको ये लगा ईरान ही तो है, उड़ाएंगे एक हेलीकॉप्टर, उड़ाएंगे एक प्लेन F-15 और उड़ा देंगे ईरान को। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, ईरान ने ही उड़ा दिया। ईरान कहने लग गया है अपने पायलट्स को थोड़ा प्रशिक्षण देके भेजिए, ट्रेनिंग देके भेजिए। ट्रंप आखिरकार सोच रहे हैं कि यार कहां कमी रह गई, कुछ जल्दबाजी में कदम तो नहीं उठा लिया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि रिसेंटली अमेरिका के 2 पायलट जिनका रेस्क्यू मिशन जबरदस्त हुआ है। लेकिन बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारे इतिहास के अंदर आज तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन रहा है जिसमें हमने सैकड़ों सैनिकों को ईरान के अंदर भेज दिया। और आखिरकार वो 2 पायलट क्या इतने महत्वपूर्ण थे अमेरिका के लिए कि सैकड़ों सैनिकों को दांव पर लगा दिया? क्या वाकई में अमेरिका अपने सैनिकों की चिंता करता है? चिंता करता होता अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे ताबूत आज अमेरिका के अंदर नहीं लौट रहे होते। ईरान के अंदर जो अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं उनके ताबूत को देखकर अमेरिका के लोग ये कहने लग गए हैं कि ट्रंप जो है ये केवल अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, केवल अपने आर्थिक जो वर्चस्व है इसको बनाए रखने के लिए ही आज ये सब कुछ कर रहा है। तो आज हम लोग बड़ा विस्तार के अंदर देखेंगे कि क्या ये रेस्क्यू ऑपरेशन रहा है, कैसे इसको अंजाम दिया गया है। बड़ी बारीक से बारीक बात मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए, तो डोनाल्ड ट्रंप देखिए कैसे मुंह लटका हुआ है जनाब का, कैसे उदास बैठे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स काम नहीं कर रही है, क्योंकि ईरान ने यूएस के जो प्लेन थे उनको शॉट डाउन कर दिया। तेहरान ने क्लेम किया इट डिस्ट्रॉयड सेवरल यूएस एयरक्राफ्ट, जबकि ट्रंप साहब कहते हैं कि केवल हमारा अब तक एक ही प्लेन उड़ा है, जबकि ईरान कहता है कि हमने बहुत सारे मार गिराए हैं, पहले भी हमने फुटेज दी है। लेकिन ये समझता ही नहीं है, ये तो ना समझ है। कौन सी दवा खा के आया है? लगता है एप्स्टाइन फाइल जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है वहां पर, कुछ ना कुछ लिया है वहां पर। चलो तो चलते हैं ईरान के अंदर। ईरान में आप देखेंगे कि ईरान की सबसे बड़ी जो ताकत है उसके चारों तरफ माउंटेन रेंज है। जाग्रोस जो माउंटेन रेंज है वो ईरान के पश्चिमी कोने पर है, और उसी कोने पर एक जगह है जिसका नाम है कोह गुलेह एंड बॉयर अहमद। ये जो एरिया आप लोग देख रहे हैं, इसी एरिया के अंदर वो प्लेन जाकर क्रैश हुआ था। फिर एक राउंड यहां पर बना हुआ है हार्मुज वाटर स्ट्रेट पर, क्योंकि वहां पर जो प्लेन्स गए थे रेस्क्यू करने के लिए उनमें से एक प्लेन यहां पर भी था, ट्रांसपोर्ट प्लेन उसको कहा गया। उनमें से एक डैमेज यहीं पर भी हुआ था, हार्मुज के निकट भी, नजदीक भी। हार्मुज वाटर स्ट्रेट को पूरी तरीके से बंद किया जा चुका है, और अब जो है ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पूरे विश्व के अंदर क्राइसिस आ सकते हैं। आज सुबह ही एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि भारत में तो यार क्राइसिस आने वाला है। मैंने कहा डरने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत अपने फूड ग्रेन्स को लेकर इंडिपेंडेंट है। भारत के अंदर अगर ट्रेडिशनल मेथड अपनाया जाए तो आज भी हम लोग पुरानी कल्चर जो है उसको फॉलो करते हैं। चूल्हे पर रोटियां बनती हैं, बोलो बनती कि नहीं बनती? हम बना लेंगे, अमेरिकन नहीं बना पाएंगे। हम अपने घर के अंदर जो बनेगा, जो घर के खेतों में उगेगा उसको खा लेंगे, लेकिन अमेरिकन नहीं खा पाएंगे या दुनिया के और देश नहीं खा पाएंगे। इसीलिए हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कृति है उसको बचाए रखने की इसलिए जरूरत पड़ती है कि जिस समय पूरा विश्व जो है वो समस्याओं से जूझ रहा हो, उस दिन हम लोग चूल्हे पर रोटी सेक कर खा ले। बताइए, बड़ी जबरदस्त बात है। चलो ये देखिए फिजिकल मैप है। जाग्रोस माउंटेन आप लोग देख सकते हैं जो कि ईरान के बिल्कुल पश्चिमी किनारे पर है। अब ये माउंटेन जो है, अच्छा एल्बोर्स माउंटेन बिल्कुल ऊपर है, कैस्पियन सी को टच करते हैं। जाग्रोस जो माउंटेन है वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ते हैं, कटी फटी पहाड़ियां हैं जिनमें कई बार गुफाएं और कोटरे बनी हुई हैं। इन्हीं कोटरों के अंदर वो जो सैनिक था, वो जो पायलट था, वो यहां पर क्या हो गया था, छुप गया था। अब देखिए अमेरिका का ये प्लेन एग्जैक्ट वही प्लेन है जिसने उड़ान भरी, लेकिन एग्जैक्ट फोटोग्राफ ये है, मतलब यही वो प्लेन था जिसने क्रैश किया। ये क्रैश होने से लगभग 3-4 दिन पहले की फोटोग्राफ थी, एक्चुअल में यही प्लेन था। इसी प्लेन में आप देखिए कि यहां पर एक तो को पायलट बैठता है, एक ही पायलट बैठता है। अब ये जो को पायलट है बेसिकली को पायलट नहीं था, ये था वेपन्स ऑपरेटर। पायलट को ये निर्देश दिए गए थे कि आप तो केवल प्लेन को उड़ाइए, मैं जो है एक काम करूंगा कि जैसे ही दुश्मन मुझे दिखेगा मैं यहां से ट्रिगर दबाऊंगा और उनके ऊपर अटैक करूंगा। अब ईरान ने अपनी जो मिसाइल्स हैं वो इस प्लेन के ऊपर दाग दी। F-15 है
इसके ऊपर जैसी दागी तो उसकी पूंछ में आग लग गई, और जैसे इसकी पूंछ में आग लगी तो ये डाउनफॉल की तरफ होता चला गया। अब जो पायलट्स थे उन्होंने इस चीज को इजेक्ट कर दिया, मतलब अपनी जो सीट्स थी उनको इजेक्ट कर दिया, और जैसे ये इजेक्ट करते हैं तो अपनी गर्दन को नीचे झुका लेते हैं ताकि कोई भी इंजरी इनके स्पाइनल कोड के अंदर ना आए और सिर पर कोई भी चोट ना लगे। फिर भी कई बार देखा गया है कि जब ये इजेक्ट करते हैं तो इनकी जो स्पाइनल कोड है उसको डैमेज होता है और बहुत लंबे समय के बाद में ये ठीक होते हैं। इसलिए इजेक्शन जो प्रोसेस है ये बहुत बहुत जो है वो काफी डेंजरस भी होता है। ये इस कांच को तोड़कर, ऊपर का जो ग्लास है उसको तोड़कर ये बाहर आते हैं और पैराशूट के माध्यम से ये क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब वहां पर दो पायलट्स थे। एक जो पायलट था उसने अपने पैराशूट को बहुत लेट खोला, ठीक है। एक पायलट ने क्या किया, बहुत नीचे तक तो वो चला गया ऐसे ही बिना पैराशूट के, और नीचे जाने के बाद उसने अपना पैराशूट खोला, इसीलिए जहां पर वो प्लेन क्रैश हुआ उसी प्लेन के पास में ही जाकर वो उतर गया। दूसरा जो को पायलट था, क्योंकि ये तो प्लेन चलाने वाला नहीं था, इसके पास में इतना प्रेसिशन नहीं था, इसने क्या किया, ऊपर ही अपने पैराशूट को ओपन कर दिया। जैसे ही पैराशूट को खोला तो पैराशूट जो है हवा के साथ में लहराते हुए बहुत लंबी दूरी तय कर गया, और जैसे ही लंबी दूरी तय कर गया उसके बाद में इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत मेंटेन हो गई। अब अमेरिका को यह बात पता लगी कि यह प्लेन जो है क्रैश हो चुका है। अब क्रैश होने का सिंबल क्या है, या तो रडार से गायब हो जाए या फिर ये सिग्नल दे दें कि हमारा प्लेन क्रैश हो चुका है, ठीक है। अब ये जो पायलट था इसको तो अमेरिका के सैनिकों ने बचा लिया, यूएसए के सैनिकों ने बचा लिया, क्योंकि ये वहीं पर था जहां पर प्लेन क्रैश हुआ। ये दूसरा व्यक्ति जो है, दूसरा को पायलट, वो नहीं मिल रहा था जो कि वेपन्स का ऑपरेटर था। अब एक्चुअली में क्या होता है कि जो पायलट्स होते हैं उनके हाथ में घड़ी होती है, घड़ी नुमा एक यंत्र होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि वो एक बीकन होता है ना, सायरन बीकन होता है। जैसे ही उसको प्रेस करता है तो हमेशा फिर वो लोकेशन दिखाना शुरू कर देता है। इसीलिए जब भी पायलट उड़ान भरते हैं तो पहले उस वेपन को, मतलब उस यंत्र को जो है, उस घड़ी को वो ऑन कर लेते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं, ताकि वो उसकी लोकेशन सेंड करता रहे। तो जैसे ही लोकेशन सेंड की जा रही थी तो लोकेशन जो था उसको टारगेट कर लिया था सीआईए ने टारगेट कर लिया था। लेकिन अमेरिका बड़ा चालाक था। अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने खबर पूरे ईरान के अंदर फैला दी कि जो दो सैनिक थे हमने दोनों को रेस्क्यू कर लिया है। तो ईरान को यह तो पता था कि यूएसए के सैनिकों ने एक को तो रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन दूसरा पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा गया, मतलब यूएसए ने रेस्क्यू किया कि नहीं किया, उनको भी कंफर्म नहीं था। इसलिए उन्होंने इस बात को सच मान लिया कि यूएसए ने अपने सैनिक को बचा लिया है। इसीलिए उन्होंने अपना रास्ता चेंज कर दिया। अब ये जो सैनिक था, को पायलट था, वो किसी पहाड़ी के पास में जाकर छिप गया और पीछे से ईरान के जो आईआरजीसी के कमांडोज थे वो उसको सर्च कर रहे थे। सर्च करते हुए लगभग 36 घंटे 36 आवर्स जो है वो बीत गए। अमेरिका ने प्लान बनाया और अमेरिका ने यह कहा कि इस सैनिक को बचाने के लिए हम जो है 2 ट्रांसपोर्ट जो विमान है उसको भेजेंगे। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर ये बताइए कि आखिरकार उसकी जो लोकेशन है वो कैसे पहुंची। एक्चुअली में क्या होता है कि एक बीकन बटन होता है, एक वॉच होती है, उस वॉच के अंदर एक सिस्टम लगा हुआ होता है जो कि सैटेलाइट को सिग्नल्स देता है। अब जैसे ही वो सिग्नल छोड़ेगा यहां से तो इसको लोकेट कर पाएंगे यूएसए के अंदर, और सीआईए ने जो है इसको लोकेट किया। तो जैसे इसकी लोकेशन मिल रही थी तो फिर अमेरिका ने अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है, 2 एयरक्राफ्ट उसको रवाना कर दिया कि जाओ और उनको लेकर आओ, ठीक है। अब वो जो पायलट था उसको लेने के लिए ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतरने ही वाले थे, उससे पहले ईरान ने इनको भी निशाना बना दिया। अब ये भी पूरी तरीके से तबाह हो गए और रनवे पर जाकर वो उतर गए। अब मुसीबत वापस से वहीं की वहीं है। तो यूएसए ने क्या किया, वापस से अपने तीन जो एयरक्राफ्ट हैं उनको और भेज दिया कि अब तुम जाओ और उनको सबको बचा के लेके आओ, जो सैकड़ों सैनिक वहां पर हैं उनको बचाकर लेके आओ, ठीक है। अब 3 जो प्लेन्स गए थे उन्होंने सभी सैनिकों को बचा लिया। अब आपको पता होगा कि ओसामा बिन लादेन को जब अमेरिका ने मारा था एबटाबाद के अंदर तो अपने ही हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर दिया था। वैसे ही अमेरिकन ने यहां पर भी किया, अपने ही जो हेलीकॉप्टर्स थे, जो ट्रांसपोर्ट विमान थे, उनको वहां पर उड़ा दिया ताकि वो जो टेक्नोलॉजी है वो ईरान के हाथ में ना लगे। इसीलिए अपने ही जो प्लेन्स थे उनको वहां पर डिस्ट्रॉय कर दिया, और डिस्ट्रॉय करके जो बाद में 3 प्लेन्स गए थे उनके माध्यम से वो वापस जो है यूएसए के अंदर आ गए और उनको रेस्क्यू कर लिया गया। बात यह है
बात यह है कि ऑपरेशन तो पूरा हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे इतिहास का यह सबसे बड़ा ऑपरेशन रहा है आज तक का, कि एक सैनिक को बचाने के लिए सैकड़ों सैनिक जो है ईरान के अंदर गए हैं और उनको बचाने के लिए भी हमारे प्लेन जो है उनको क्या हुआ है, वो डैमेज हुआ है। अब बात यह है कि ईरान क्या वाकई में इतना पावरफुल हो चुका है कि F-15 को भी वो तहस नहस कर रहा है। इसका मतलब है कि ईरान का जो अनुमान था ईरान को लेकर, वो यूएसए का एक एस्टिमेट जो है वो गलत हो गया और यूएसए ने कहा कि हम लोग अगले 48 घंटे जो है वो ईरान को देते हैं, अगर 48 घंटों के अंदर सरेंडर नहीं किया तो हम लोग तबाही मचा देंगे। और तबाही में अमेरिका क्या कर सकता है? तबाही के अंदर अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा सकता है। तो क्या आपको लगता है न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएगा अमेरिका? इस बात को लेकर मैं तो आश्वस्त हूं, आप भी आश्वस्त हो जाइए कि अमेरिका उस हरकत पर जरूर पहुंच जाएगा। उस हरकत पर वो पहुंचने ही वाला है, क्योंकि जो यूएसए का जो टारगेटेड प्लान था वो तो सही नहीं हुआ, इसीलिए उसी प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए वो अब तरीका दूसरा अपनाने वाला है। ठीक है, तो बात यह है कि कुल मिलाकर यूएसए कहीं ना कहीं पीछे हटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, डीप वर्क का हमारा कोर्स जबरदस्त है। यानी कि 30 टेक्निक्स मैंने बताई हैं जिससे आप लोग डीप वर्क कर सकते हैं और अपने एग्जाम्स, अपने बिजनेस के अंदर सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर जो है वो अपनाइए, क्योंकि चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। एक चैलेंज है जो कि आपके जीवन को बदल सकता है। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।